Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो अगर आप वो पुराने वाले रोमन रेंस को मिस कर रहे हो, वो पुराने वाले रोमन रेंस को जो कि बेबी फेस हुआ करते थे, ना कि अभी के हील, तो डेफिनेटली आज इस वीडियो में मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है। डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के एपिसोड से शायद खुद से टीज कर रही है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। शेमस की इंजरी के बाद काफी कुछ सीन बन रहा है और ईवा मरी जो है खुद से अपने को लेकर एक रूमर को बस्ट कर रही है। तो हर बार की तरह इस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं, बस आप लोग वीडियो से चिपके रहो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं जरा रॉ के कमेंट्री टेबल पर नए जो बंदे आए थे जिमी स्मिथ के बारे में। मैंने आपको पूरा बताया कैसे बवाल मचा था। अदनान वीर को लेकर आए, कुछ टाइम यूज किया, कुछ हफ्ते यूज किया, निकाल दिया, जिमी स्मिथ को लेकर आए। जिमी स्मिथ वो बंदे जिन्होंने जन्मों से डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं देखी, तो उनके बारे में उनके आने से पहले ही बहुत ज्यादा जो है कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें होने लग गई थी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं एक बहुत ही पॉजिटिव चीज आई है इसके बारे में कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को जिमी स्मिथ का काम जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, स्पेशली जिस तरीके से पहले ही दिन उन्होंने काम किया है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है कि जिमी स्मिथ की जो आवाज है वो नेचुरल फिट है किसी भी प्रो रेसलिंग शो को कॉल करने के लिए। तो इससे पता लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो जो जद्दोजहद चल रही थी ना कि एक कमेंट्री पर एक अच्छा बंदा लेकर आया जाए, वो खत्म हो चुकी है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि प्रो रेसलिंग वर्ल्ड यानी कि जो फैंस है जो क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने भी जिमी स्मिथ के काम को जो है अप्रिशिएट किया कि हाँ भैया ये बंदा काफी अच्छी कमेंट्री कर रहा है। तो बस सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए अच्छी हैं। यहाँ पर पर्सनली अभी मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करूंगा, मुझे क्या लगा कैसा लगा, क्योंकि जब मुझे रॉ ही बेकार लग रही है तो फिर कमेंट्री पर बंदा उस बात को कितनी जोर शोर से बोल रहे तो उसका ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। खैर, लेकिन फिर भी ठीक है काम, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको उनको क्रिटिसाइज करो उनकी कमेंट्री को लेकर। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं हमारे शेमस के बारे में। और कल रॉ के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि कैसे शेमस दो बंदों से तो हारे ही हारे, लेकिन साथ ही साथ कुछ खून की बूंदें भी उनको हारनी पड़ी, क्योंकि हारनी पड़ी इन द सेंस मतलब उनकी खून की बूंदें जो है खून उनका निकल रहा था, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो शेमस ने यहाँ पर फोटो डाली अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि आप देख सकते हो। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद उनकी जो इंजरी है वो नाक में है, लेकिन इस फोटो को देखकर लग रहा है कि उनकी आंख के आसपास जो है उनको कुछ कट वगैरह आया था। और कैप्शन यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है शेमस का। शेमस कह रहे हैं कि ठीक है मैं इंजर्ड हो गया, लेकिन सॉरी मैं अपना जो टाइटल है यूएस जो चैंपियनशिप है उसको वैकेट नहीं करने वाला। तो शेमस बता रहे हैं कि कैसे वो एक वॉरियर है, कैसे वो एक फाइटर है। इंजरी आ गई लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई उन्हें। लेकिन भाई जिस तरीके से शेमस लग रहे थे ना, मतलब रॉ में उनका यहाँ से खून निकला, पूरे चेस्ट में खून पड़ा हुआ है, बड़ा खतरनाक सा लग रहा था वो सीन देख के। लेकिन अभी शेमस की पोस्ट से जो है कह सकते थोड़ा सा आराम है कि चलो कोई दिक्कत नहीं उनके साथ, मतलब ठीक है। अगर वो टाइटल वैकेट नहीं कर रहे इसका मतलब हो सकता है वो नेक्स्ट वीक रॉ में आ जाए, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत वाली बात कोई होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं ईवा मरी के बारे में। और ईवा मरी के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर अगेन आपको पता ही है कि कैसे फैंस उनको अभी से क्रिटिसाइज करना शुरू कर चुके हैं कि भाई तुमको रेसलिंग नहीं आती, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं, तुम्हारे पास की कुछ है नहीं। तो गाइस इसके बाद क्या हुआ, मैंने भी आपको चैनल के ऊपर रूमर बताया था, स्पेकुलेशन नहीं, इनसाइडर्स की तरफ से रिपोर्ट बताई थी कि उनकी तरफ से रिपोर्ट थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ईवा मरी को रेसल करवाने का प्लान है ही नहीं, बल्कि ईवा मरी किसी और सुपरस्टार के मैनेजर के तौर पर काम करने वाली है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और आपको पता है इनसाइडर्स की तरफ से रिपोर्ट आई है और कुछ अच्छे सोर्सेज की तरफ से आई है, तो ये हर जगह फैल जाती है और इतनी फैली कि ये बात ईवा मरी के कान में भी पहुंच गई। तो ईवा मरी ने उस बात को लेकर पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि उन लोगों के लिए जो कि ये सोच रहे हैं कि मैं शायद किसी का मैनेजर बनकर आऊंगी, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्वीट में उन्होंने बताया फॉर द क्लाउन्स हु सेड आई एम नॉट कमिंग बैक टू रेसल, यानी वो बता रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए जो कि ये कह रहे हैं कि मैं रेसल करने वापस नहीं आ रही, मतलब उन्होंने उनको क्लाउन बुला दिया। तो समझ लो आप लोग यहाँ पर अब ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है वो हमारी सच बोल रही हूँ, उनको रेसल ही करना हो आगे जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन हो सकता है वो इनसाइडर्स की रिपोर्ट भी सही है। तो यहाँ पर इस समय कन्फ्लिक्टिंग चीजें चल रही हैं, लेकिन डेफिनेटली एक तगड़ा शॉट लिया ईवा मरी ने उन सारे इनसाइडर्स के ऊपर। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या रोल देखना चाहोगे ईवा मरी का, मैनेजर, रेसलर या फिर तीसरा रोल तो फिर आपको पता ही है क्या होता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई या विंस मैकमैन को कोई दिख जाए। ठीक है, तो खैर हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं मंसूर के बारे में। और मंसूर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रिवील करी अपने एक इंटरव्यू के अंदर। जैसे कि आपको पता है मंसूर एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से वो सऊदी अरेबिया में प्रमोट करने के लिए ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सऊदी अरेबिया में ज्यादा अपना प्रमोशन करने के लिए मंसूर को वो लेकर आए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अब मंसूर ने अपने इंटरव्यू के अंदर इस बात को रिवील किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं, लेकिन एक चीज जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मुझे बताई है कि मुझे थोड़ा सा और मसल मास गेन करने की जरूरत है ताकि मुझे किसी बड़े प्रोग्राम में फीचर किया जा सके। मतलब इस समय मंसूर से ये कहा गया कि भाई अगर तुमको अपना करियर अच्छा बनाना है तो तुमको थोड़ा जो बॉडी मास है, जो मसल मास है, उसको और ज्यादा गेन करने की जरूरत है। एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा किसी को कहती है ना, तो इसका मतलब समझ लो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको ज्यादा रेट कर रही है, बस वो उस मूवमेंट का इंतजार कर रही है जब वो उस बड़ी चीज के लिए एकदम परफेक्ट हो जाए। और
मुझे इस बात से लग रहा है कि भाई मंसूर कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं आने वाले टाइम में रॉ के ऊपर। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा उनकी स्ट्रीक चल रही थी वो टूट जरूर गई, लेकिन भाई उनको पिक्चर में डाला गया शेमस के साथ। और हाँ, शेमस से याद आया, शेमस के जो ट्रेनर हैं वही ट्रेन कर रहे हैं मंसूर को, और ऑलरेडी मंसूर ये भी बता चुके हैं कि उनको जो अपनी ग्रोथ है या उनकी जो मतलब जो उनका गोल है वो उसकी तरफ अब जो अच्छी तरीके से बढ़ भी रहे हैं। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं कविता देवी के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि कैसे WWE ने कविता देवी को भी रिलीज कर दिया अपने बजट कट्स के दौरान, और फिर हमको ये लगा कि हाँ ठीक है, कविता देवी जो है WWE से जा चुकी हैं और एक्चुअल में उनको रिलीज किया भी गया है। लेकिन गाइस कविता देवी ने यहाँ पर इस चीज को किसी डिफरेंट तरीके से अपने इंटरव्यू के अंदर बताया। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि मैं अमेरिका में थी, मैं वापस इंडिया में आई और इसके पीछे रीजन ये था कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो गए थे, मेरी फैमिली को मेरी जरूरत थी और इस वजह से मैं इंडिया में ही रह पाई और मैंने सुपरस्टार स्पेक्टेकल का भी इवेंट मिस किया। और WWE ने इस हार्ड टाइम में मेरा पूरा सपोर्ट किया, इवन मैं इंजर्ड भी थी तब भी उन्होंने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट से मेरे बाहर नहीं निकाला। अब कविता देवी का यहाँ पर कहना यह है कि भले ही वो रिंग में कोई रोल प्ले नहीं कर रही, लेकिन WWE इंडिया के लिए वो ब्रांड एम्बेसडर रहने वाले हैं। यानी इस समय कविता देवी को WWE मतलब उनके साथ वो रहेंगी तो जरूर लिंक्ड रहेंगी, लेकिन वो ऐसे होगा कि इंडिया में WWE का प्रमोशन करने के लिए। यानी कविता देवी WWE से अपना पूरा ऐसे पत्ता नहीं कटवा चुकी है, ऐसा कुछ यहाँ पर कविता देवी का कहना था। और उन्होंने कहा कि उनके बारे में जो रिपोर्ट्स हैं उसको डिफरेंट तरीके से लिखा गया, बल्कि एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। तो ये बात देखकर चलो सही लग रहा है कि अगर वो उनके इन रिंग वाले टैलेंट से रिलीज भी हुई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो WWE से जा चुके हैं, क्योंकि WWE के साथ अगर वो लिंक्ड है तो हो सकता है आगे जाकर किसी एक मूवमेंट पर फिर से वो इन रिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएं जब भी वो अवेलेबल होंगी WWE के लिए, और उसके बाद जो है हम उनको रिंग में कंपीट करता हुआ देखेंगे। तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज़ है इसके बारे में, और एक्चुअल में मैं ऐसा चाह भी रहा था क्योंकि कविता देवी को वैसे भी ज्यादा कोई मौके मिले नहीं, तो और बिना मौके दिए रिलीज कर देना ये काफी अनफेयर होता है किसी भी के लिए। तो काफी अच्छी न्यूज़ है। बाकी आप लोग मुझे बताओ इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं द बिग डॉग रोमन रेंस के बारे में। और जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर आप रोमन रेंस को एक बेबी फेस सुपरस्टार देखना चाहते हो और अभी आपको उनका हील का कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा, जो कि मेरी समझ से बाहर है, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो क्यों पसंद नहीं आ रहा, लेकिन खैर जो भी है हर किसी बंदे की अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पर टॉम प्रिचर्ड जो कि रोमन रेंस के रह चुके हैं ट्रेनर, और उस टाइम के जब उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना करियर बनाने के बारे में सोचा था, तो शुरुआती टाइम में रोमन रेंस को टॉम प्रिचर्ड ने ट्रेन किया था, जो कि WWE की वेटरन भी हैं। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि रोमन रेंस का एक बहुत तगड़ा बेबी फेस रन अभी WWE के अंदर हमें देखना बाकी है, जो कि बहुत ज्यादा WWE के लिए बड़े मायनों में होने वाला है। उन्होंने यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा कि देखो रोमन रेंस का इस समय जो कैरेक्टर है ना वो सबको पसंद आ रहा है, फैंस को, WWE यूनिवर्स को, और एक पॉइंट पर जाकर रोमन रेंस इतने ज्यादा फैंस के पसंदीदा हो जाएंगे कि उस बेबी फेस टर्न को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ग्रेजुअली धीरे धीरे फैंस खुद ही रोमन रेंस को पसंद करना शुरू कर देंगे, वो भी एज अ बेबी फेस, और उसके बाद कोई WWE को ऐसे फोर्स करने की जरूरत नहीं होगी और रोमन रेंस होंगे कंपनी के सबसे बड़े बेबी फेस, जो कि एक्ट भी करेंगे अपनी स्टोर लाइन के अंदर एक बेबी फेस सुपरस्टार की तरह। तो भाई वेटरन है और बात उनकी एकदम चौखी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा, आपको पता है जब कोई सुपरस्टार इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेता है अपने WWE यूनिवर्स के सामने तो वो हील है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लोग उसको चीयर करते हैं, और इवेंचुअली फिर WWE क्या करती है, वो उसको मान लेती है कंपनी का फेस, और फेस उसके बाद बन जाता है एक बेबी फेस। तो यहाँ पर शायद हो सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर ये चीज रोमन रेंस के साथ हो जाए। अभी करंट का कैरेक्टर मुझे लगता है ये कंटिन्यू करना जरूरी है ताकि WWE उस स्टेज तक पहुंच सके कि फैंस खुद ही रोमन रेंस को बेबी फेस सुपरस्टार मानने लग जाए, और ऐसे यहाँ पर कुछ टॉम प्रिचर्ड का कहना है। बाकी ये थ्योरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि हाँ ऐसे करो ऐसे ऐसे, लेकिन जब सारी चीजें एकदम स्मूथ तरीके से होंगी तो फिर WWE को कोई दिक्कत रहने नहीं वाली रोमन रेंस को बेबी फेस बनाने में। विंस मैकमैन की जो दिली ख्वाहिश थी आज से कुछ साल पहले की। बाकी आप मुझे बताओ कि आप रोमन रेंस को बेबी फेस देखना चाहते हो या फिर नहीं। फिलहाल तो मैं नहीं देखना चाहता, लेकिन हाँ आने वाले कुछ सालों के अंदर डेफिनेटली ये चीज होने वाली है WWE के अंदर। और गाइस अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है ब्रॉक लेसनर से। और ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर हम लोग और भी ज्यादा पॉजिटिव है, जब से जो क्राउड है वो वापस आने की हमने न्यूज सुनी है। और गाइस अभी रॉ के एपिसोड में क्या हुआ, जब ड्रू मैकिंटायर बात कर रहे थे ब्रॉक लेसनर को हराने के बारे में कि भाई मैंने तो ब्रॉक लेसनर को हराया, और बाकी कोफी ने क्या किया ब्रॉक के साथ वो तो सभी लोग जानते ही हैं। तो बॉबी लैशली ने कमेंट किया जहां पर उन्होंने ये कहा था कि भाई तुम ऐसे बंदे के बारे में बात क्यों कर रहे हो जो कि यहां पर काम ही नहीं करता है। तो गाइस ब्रायन एल्वारेज के अकॉर्डिंग WWE यहां से जो बीज है उसको बोना शुरू कर रही है ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली की फ्यूड के लिए, क्योंकि WWE के अंदर जब भी पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती है, किसी बंदे को बताया जाता है कि हाँ भाई तुम्हें लाइंस बोलनी है तो उसका कोई मतलब होता है, ऐसी वो वहां पर लाइनें नहीं लिखी जाती। हाँ कई बार चीजें बहुत ज्यादा स्टूपिड भी होती है, लेकिन यूजुअली जब किसी बड़े प्रोग्राम की तैयारी कर रही होती है WWE, तो आपको पता है हमको हिंट कुछ टाइम पहले से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो शायद पॉसिबली WWE यहाँ से खुद ही टीज करिए, जिस तरीके से बॉबी लैशली के लिए, मतलब बॉबी लैशली ने बोला कि हाँ भैया तुम ऐसे बंदे के बारे में बात ही क्यों कर रहे हो जो कि यहाँ पर काम करता नहीं है, लेकिन जब वो बंदा यहाँ पर काम करने आएगा तो फिर शायद हमको मिल सकता है समर स्लैम का बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच।
और मुझे तो चांसेस इसी पेपर में होने के ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि एक तो 60,000 टिकट्स भी बिकवानी है और वो टिकट्स भाई ऐसे तो बिकेंगे नहीं। ब्रॉक लेसनर कितने बड़े ड्रॉ हैं आपको पता है, तो भाई देखो क्या होता है सीन। लेकिन फिलहाल यहाँ पर WWE चीज़ों की ऐसा लग रहा है शुरुआत करना शुरू कर चुकी है। लेकिन गाइस हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।